फैंटास्टिक। तो दोस्तों, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड एक और अनाउंसमेंट भी है छोटा सा, वो प्लीज सुन लीजिए। अपकमिंग वीक मतलब ये परसों मंडे मंडे को 8:15 8:15 या अराउंड 8:30 पे 8:30 लेट्स कीप इट अराउंड 8:30 मंडे वी आर गोइंग टू हैव अवर एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। हो सकता है कि इस 8:30 का टाइम को आई कीप 9 o'clock, बट वी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब जो टोटल क्लास बाकी है इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस कवरेज, वो अराउंड 3 से 4 क्लास चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली बाय नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट मंडे, नॉट दी अपकमिंग, नेक्स्ट मंडे ऑलमोस्ट ऑल आवर सिलेबस विल बी ओवर, है ना। उसके बाद अपने पास पेपर का डिस्कशन और ये सब चीज पर अपना टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तो अब मतलब सिंपली स्पीकिंग इट्स अराउंड 8 to 9 डेज एंड आवर सिलेबस विल बी ओवर, ठीक है। फैंटास्टिक। मतलब टारगेट है 31 मार्च के विद इन इसको रैप अप कर दे 31 मार्च के विद इन। बट देन उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अपना जो भी टाइम है उसको फॉर रिवीजन, पास पेपर का और सोल्यूशंस एंड सो मेनी अदर स्टफ, ठीक है। खैर चलो सर, अब आप अपना पॉइंट पर आओ। व्हाट आर वी डिस्कसिंग टुडे? दोस्तों, द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? जरा समझाइएगा, क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, जरा समझाइएगा। आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुने हो, कोई डाउट नहीं है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुने हो कि नहीं, डेफिनेटली सुने होगे। हाँ सर, हम लोग सब सुना है। आज एक कंट्री में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो भाई दो साइड होता है उसका। एक, पैसा आ रहा है, दूसरा पैसा जा रहा है। सर फिर से, एक, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है को किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में, करेक्ट। और पैसा जा रहा है को किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। हाँ सर, रिकॉर्ड करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे ही एक बात सोचो, वैसे ही सोचो कि अगर एक कंट्री के लेवल पर आप सोचोगे, अभी तो आप एक कंपनी के लेवल पर सोच रहे थे, अगर आप एक कंट्री के लेवल पर सोचोगे तो एक कंट्री भी तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन करता है ना दोस्त। सर जैसे जैसे आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे कंट्री की गवर्नमेंट या कंट्री के लोग फॉरेन से कोई सामान खरीदे जिससे फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया, ठीक है। या हो सकता है कंट्री के लोग या कंट्री की गवर्नमेंट बाहर में कोई सर्विस प्रोवाइड किया या बाहर में कोई प्रोडक्ट सेल किया जिसकी वजह से बाहर का जो करेंसी है दैट इज फॉरेन करेंसी, वो हमारे यहाँ पर आ रहा है। अग्रीड है जी, बिल्कुल। अब आप कंपनी के लेवल पर नहीं, कंट्री के लेवल पर सोचो। फॉरेन करेंसी, फिर से बोल रहा हूं, क्या? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एक कंट्री के लेवल पर जो पैसा आता है या जो पैसा जाता है, एक कंट्री के लेवल पर जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, जिस अकाउंट में या उसके लिए जो अकाउंट जो जो बुक्स बनाते हो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओह सर, ये तो बड़ा सिंपल है। जी बिल्कुल। मतलब सिंपली सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है ऑफ सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है या जिसकी वजह से कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जाता है। ये ईयरली बेसिस पर बनता है, ये ईयरली बेसिस पर बनता है, ये ईयरली बेसिस पर बनता है। और एक मजे की बात मैं आपको और बता देता हूँ सर, वो क्या है? ये डॉलर्स में मेंटेन होता है। किसमें मेंटेन होता है? क्योंकि आप सोचो ना, क्या सिर्फ आप अपना बीओपी कैलकुलेट कर रहे हो क्या? नहीं, और भी कंट्रीज कर रही है। तो जनरली डॉलर को एक एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की तरह ट्रीट किया जाता है, डॉलर को एक एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आइए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं पूरी बात को एक बार फटाक से। जी बिल्कुल सर, स्टार्ट करो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी लिख देना, हाँ, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिकली मेंटेन होता है। इट्स अ systematic record of all economic transactions between residents of a country and rest of the world in a specific period of time. सारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसमें कवर होता है। कीपिंग फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री, मच लाइक जो आपका फाइनल अकाउंट्स में बनता है। जैसे मैंने बोला था, फाइनल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड का मतलब इनफ्लो होता है, यहाँ पर भी सेम है। डेबिट साइड का मतलब आउटफ्लो होता है, एक्सपेंडिचर होता है नॉर्मली तो, बट इसको हम लोग आउटफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। तो मतलब सर इसमें रिसीट बेसिस पर होता है, एक होता है अक्रूवल बेसिस, एक होता है रिसीट बेसिस। ये फॉर्म होता है रिसीट बेसिस पर। भैया पैसा आ गया, भैया पैसा आ गया तो रिकॉर्ड करो, पैसा सच में चला गया तो रिकॉर्ड करो, है ना। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट साइड, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेबिट साइड, फुल स्टॉप।
आगे बोलो सर अब, आगे बोलो सर अब। अच्छा सर एक बात बताना, ये दोनों लेवल पर होता है क्या? दोनों लेवल पर होता है सर, नहीं समझे दोनों लेवल का मतलब? दोनों लेवल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कंट्री के लोग ही इस ट्रांजेक्शन में एंटर करें, समझे? कंट्री की गवर्नमेंट भी एंटर कर सकती है, वो भी बीओपी में रिकॉर्ड होगा। अरे कुछ भी, कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो इकोनॉमिक, जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, चाहे पैसा आया चाहे पैसा गया, वो रिकॉर्ड होगा बीओपी में। दैट्स गिवन, खत्म बात, फुल स्टॉप। फैंटास्टिक सर। सर अब आप आगे बढ़िए। ओके, ये देख लो एक बार हाइपोथेटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखता कैसा है। ये देखो, इस तरफ है आपका, ये जो है आपका, यहां पर ध्यान से सुन लेना, ये जो है आपका, कहा गया, हाँ, ये रिसीट्स है, क्रेडिट रिसीट्स है, और एक तरफ आपका पेमेंट्स है। सर इसमें ये जो करंट और कैपिटल में डिवाइडेड है उसका क्या मतलब है? वो बोला छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, करंट कैपिटल जो लिखा हुआ है ना उसको छोड़ दो। आपको खाली रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक ही चीज देखने के, ये देखो, इधर पे जो है सारा आउटफ्लोज रिकॉर्डेड है, और इधर पे जो है सारा इनफ्लोज रिकॉर्डेड, बस ये समझना। तो रियल लाइफ में तो क्रेडिट इस तरफ होता है, डेबिट इस तरफ होता है, हाँ वो उस तरफ ही होगा, कोई बात नहीं है, वो इसमें बनाया होगा, मिस्टेक हो गया होगा बनने में, बट इंपॉर्टेंट बात समझ में आया कि नहीं? कोई आपको ये बीओपी बनाने नहीं बोलेगा, सब पूछेगा भाई बीओपी क्या क्या होता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। डेबिट साइड में आउटफ्लो, क्रेडिट साइड में इनफ्लो, डेबिट साइड में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट साइड में इनफ्लो ऑफ फॉरेन। अब ये जो करंट और कैपिटल अकाउंट में इसकी कैटेगराइजेशन है, करंट और कैपिटल अकाउंट में इसकी जो कैटेगराइजेशन है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम ऑन टू दैट, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट इट इज व्हाट इट इज, ये समझना पड़ेगा। दोस्तों यहां तक मसला क्लियर है? तो मैं अब बीओपी के कंपोनेंट्स के बारे में बात करना शुरू करूं, फटाफट एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर? फटाफट दोस्तों, ऑनलाइन वाले सारे के सारे फटाफट यार। फैंटास्टिक महक, ऑल राइट कौशिक, ऑल राइट यश, बिंदास, बेहतर बेहतर बेहतर। सर अब आप बात कीजिए आगे, अब आप बात कीजिए सर आगे। अब अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी का बात करूंगा ना, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी का अगर मैं आपसे बात करूं तो दो कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के अंदर। सर वो क्या दो कंपोनेंट्स है? एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अरे सर यहाँ तो हम लोग को चार दिख रहा है। मैं बोला पूरा बात सुनो तो सही। बीओपी के अंदर मेनली दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली वो है करंट और कैपिटल, ठीक है, करंट और कैपिटल। अब भाई कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन में दो ही चीज हो सकता है, रिसीट या पेमेंट, इस वजह से वो चार हो गया, मतलब करंट रिसीट या करंट अकाउंट पेमेंट। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट रिसीट या कैपिटल अकाउंट पेमेंट, इस वजह से ये आपको चार दिखाई पड़ रहा है। देखो ना, रियल में है दो ही, करंट अकाउंट रिसीट, करंट अकाउंट पेमेंट, कैपिटल अकाउंट रिसीट, कैपिटल अकाउंट पेमेंट, तो है तो दो ही ना। अब रिसीट और पेमेंट तो हो गई, सर फर्क क्या है? फर्क क्या है? सबसे पहला बात, सबसे पहला बात, करंट अकाउंट के अंदर वो आइटम्स आता है जो रेकरिंग नेचर का हो, जो रेकरिंग नेचर का हो, जो रेकरिंग नेचर का हो, बार बार हो, चाहे पैसे का आना या पैसे का जाना। सर एग्जांपल दीजिए ना। अब जैसे पैसे का आने का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, है ना, पैसे का आने का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि हमारी सरकारों ने लोन दे रखा है, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट को, तो वो तो रिकरिंग है, बार बार हर ईयर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, सेम पेमेंट के लिए एग्जांपल ले लो। कैपिटल अकाउंट रिसीट या कैपिटल अकाउंट पेमेंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट रिसीट ये हो गया आपका, आप ये समझना कि मान लो कोई फॉरेनर ने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है लंबा पैसा, जिसकी वजह से उनको हम लोग एक लैंड दे दिए यूज करने के लिए, दैट्स कैपिटल अकाउंट रिसीट, नॉन रिकरिंग नेचर का। और सिमिलरली हम लोग फॉरेन में कोई लैंड खरीद लिया है, दैट्स कैपिटल अकाउंट पेमेंट, ठीक है ना जी? बिल्कुल। अगर रेकरिंग का आया, बार बार ऑकर होने का, बार बार ऑकर होने का, बार बार ऑकर होने का, सो वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट है। अगर नॉन रिकरिंग आया तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट है। अगर रिकरिंग आया तो करंट, नॉन रिकरिंग आया तो कैपिटल। ये तो हुआ एक बात, ये मैंने कम बात बताया। एक और बात मैं आपको बता दूं जो बहुत क्लियर कर देगा चीजों को। अगर कभी भी असेट्स और लायबिलिटीज कंट्री की, कंट्री की असेट्स और लायबिलिटीज में किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कंट्री में किसी भी चीज में अगर, क्या बोल रहा हूं मैं,
अगर कंट्री में कभी भी असेट्स और लायबिलिटीज में बदलाव आ रहा है किसी रिसीट या किसी पेमेंट की वजह से, तो वो हो गया आपका कैपिटल नेचर का। मतलब अगर असेट और लायबिलिटी इंपैक्ट हुआ तो वो कैपिटल नेचर का है, और अगर असेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू नेचर का है, तो वो करंट अकाउंट हो गया। सर एग्जांपल देंगे ना? हाँ देंगे, बट पहले समझ लेना। सर दो बातें आपने बताई, पहला क्या कि करंट अकाउंट किस नेचर का होता है? रेकरिंग नेचर का होता है। किस तरह का? रेकरिंग। और दूसरा बात कि क्या करंट अकाउंट में असेट और लायबिलिटी को फर्क पड़ता है? नहीं। कैपिटल अकाउंट में नॉन रेकरिंग होता है और असेट और लायबिलिटी कंट्री का इंपैक्ट होता है। पहले तो ये बात याद रख लो एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, असेट और लायबिलिटी अगर कंट्री का इंपैक्ट हो रहा है तो वो कैपिटल है, अगर नहीं हो रहा है तो वो करंट है। रेकरिंग है करंट है, नॉन रेकरिंग है कैपिटल। इतना मसला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इतना मसला जो है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बाकी चीज तो चलते रहेगा, बट ये मसला जो है आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। सर ठीक है, अब आइए सर आगे बात कीजिए। ओके, अब बात आ रहा है एग्जाम्पल सबका मिलेगा, अगर मन में एग्जाम्पल का चीज है तो चिंता मत करो, पूरा डिस्कशन उसी पर है। करंट अकाउंट रिसीट, देखो करंट अकाउंट रिसीट एक ऐसा रिसीट है जिससे ना तो असेट रिड्यूस होगा ना तो लायबिलिटी बढ़ेगा। अरे भाई, अगर मान लीजिए एक पर्सन ईयर ऑन ईयर सेल करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ सेल ईयर ऑन ईयर करता है, तो ये रिसीट है, और इससे क्या कंट्री का असेट और लायबिलिटी इंपैक्ट हुआ क्या? नहीं, करंट अकाउंट रिसीट। लेकिन कैपिटल अकाउंट रिसीट में दिक्कत है, दो चीज में से एक होगा, या तो कैपिटल अकाउंट रिसीट की वजह से असेट घटेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा। उदाहरण देता हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इंडिया का एक छोटा सा लैंड किसी फॉरेनर को दे दिया है काम संभालने के लिए। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका का एक पोर्ट था, जो जो जिसको मदद किया था चाइना उसको बनाने में। तो चाइना बोला था कि भाई मेरे को हम तेरे को लोन दे रहा है, बदले में तुम पे करना, नहीं पे कर पाया तो पोर्ट मेरा। अब पोर्ट हो गया, तो श्रीलंका का क्या हुआ? श्रीलंका का टेरिटरी का एक हिस्सा जो पोर्ट है श्रीलंका का, वो चाइना के पास है, बदले में श्रीलंका को पैसा मिला। दैट्स व्हाट वी कॉल अ कैपिटल अकाउंट रिसीट। कंट्री का असेट कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, बिल्कुल। या फिर एक दूसरा एग्जांपल, कंट्री की गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लिया, तो लोन लेना मतलब लायबिलिटी बढ़ गया। मैंने क्या बोला था, दोनों में से एक चीज होगा ही होगा। अगर कैपिटल अकाउंट रिसीट, अगर कैपिटल अकाउंट रिसीट है तो मैंने दोस्तों आप लोगों को ऑनेस्टली बताया भी था कि भाई साहब दो में से एक चीज तो होगा ही होगा, या तो आपका असेट रिड्यूस होगा या तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा, या तो आपका असेट रिड्यूस होगा या तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा। यार ये बात तो सही है सर, आपने बताया था। मूविंग ऑन, करेंट अकाउंट पेमेंट्स, अगेन ये जिसमें ना तो असेट इंक्रीज होगा ना तो पेमेंट ना तो लायबिलिटी रिड्यूस होगा। है सर एग्जांपल दोगे क्या आप? बिल्कुल एग्जांपल दे सकता आप लोगों को। लेट मी टेक एन एग्जांपल, जहां पर लेट्स से कि हम लोग जो है कोई लोन लिए तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो भाई जब तुम इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ना तो असेट बढ़ रहा है ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। लोन का लायबिलिटी तो लोन का लायबिलिटी है, तुम तो इंटरेस्ट पे कर रहा है। ये बात तो सही है सर। या मान लो कि हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया फॉर द सर्विसेज दैट वी परचेज, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज, ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन कैपिटल अकाउंट पेमेंट, क्या तो असेट बढ़ेगा या लायबिलिटी रिड्यूस होगा? इंडिया, अभी आप लोग सुने होंगे, बहुत थोड़ा टाइम पहले राफेल जेट खरीदा था फ्रांस, तो कंट्री का असेट बढ़ा नहीं बढ़ा? अरे बढ़ा, पेमेंट की वजह से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? असेट बढ़ा। या दूसरा चीज हो सकता है, इंडिया ने कोई लोन ले रखा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, 1991 में लिया था ना, इंडिया रिपे कर रहा है, तो कंट्री का लायबिलिटी कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मैंने क्या बोला, असेट और लायबिलिटी में छेड़छाड़ है तो वो कैपिटल अकाउंट नेचर का। तुम नालायक हो, रिसीट है या पेमेंट है वो तो तुमको पता चलेगा ही। पैसा आया तो भाई रिसीट है, पैसा गया तो पेमेंट है। भाई इसमें तो कॉमन सेंस से भी नीचे वाला बात कर रहे हो। हेलो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्रिस्टल क्लियर है नहीं क्लियर है सबको बताना पड़ेगा, फटाफटी फटाफट, कम ऑन। फटाफट है, बिंदास, बिल्कुल बिल्कुल। सर ठीक है, सर अभी तक ठीक बोले। तो अभी एक बार सर समराइज कर देते आप ना तो बहुत ही बेहतर रहता। ओके समराइज कर देता हूँ। हमने क्या बोला भैया, बहुत सिंपल बात किया।
हमने बात किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। किसका? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एक कंट्री का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट रिजल्ट्स इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सीधी बात। दूसरी बात, इसका दो साइड होता है, क्रेडिट साइड इनफ्लो रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड आउटफ्लो रिकॉर्ड करता है। इसका दो कंपोनेंट्स है मेनली, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट रिसीट हो सकता है, करंट अकाउंट पेमेंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट रिसीट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट पेमेंट हो सकता है। करंट अकाउंट का आइटम्स हमेशा रिकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल अकाउंट का आइटम हमेशा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है? करंट अकाउंट की वजह से असेट्स और लायबिलिटीज में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, कैपिटल अकाउंट की वजह से असेट्स और लायबिलिटीज चेंजेस। अगर रिसीट्स है, कैपिटल अकाउंट अगर रिसीट्स है तो क्या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या असेट घटेगा, और पेमेंट है तो असेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा। ये लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। बट अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हम लोगों ने करंट असेट को, करंट अकाउंट को अभी जो मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया, ये तो भाई साहब था ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये तो भाई साहब क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। बेहतर सर, बेहतर बेहतर बेहतर। लेकिन करंट अकाउंट का ब्रॉडली जो मतलब गवर्नमेंट्स करती है, तीन कैटेगराइजेशन करती है। क्योंकि समझो, समझने की कोशिश करना, रिसीट और पेमेंट तो ऑलरेडी क्रेडिट और डेबिट साइड में डिवाइड हो जाएगा ना, चाहे करंट का हो चाहे कैपिटल का हो। लेकिन जब करंट अकाउंट का मान लो रिसीट साइड दिखाना है, या करंट साइड का करंट अकाउंट का मान लो पेमेंट साइड दिखाना है, उसको भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। अगर आपको मैं पीएल अकाउंट के टर्म्स में समझाऊं, तो पीएल अकाउंट में क्या होता था? अगर पैसा एक्सपेंस है तो डेबिट में आता था, और इनकम है तो क्रेडिट में आता था। लेकिन तुम लोग सोच के देखो, अभी जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें अगर एक्सपेंस है तो भी उसको तुम क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ अमोर्टाइजेशन एक्टिविटी, डेप्रिसिएशन एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्सपेंसेस, इस तरह से। अगर तुमको बैलेंस शीट की एग्जांपल में दे तो असेट असेट के साइड में आएगा, लायबिलिटी लायबिलिटी के साइड में आएगा। बट असेट में भी तो तुम फर्दर कैटेगराइज करता है नॉन करंट करंट, लायबिलिटी में भी तुम करता है नॉन करंट करंट सर करता है। ठीक उसी तरह से अभी जो ये करंट अकाउंट वाला साइड है ना, इसको भी फर्दर तीन कैटेगराइज में बांटा जाता है, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रेड। जब हम लोग करंट अकाउंट का विजिबल कंपोनेंट का बात करते हैं ना, इट इज अबाउट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, वो विजिबल ट्रेड में। लेकिन इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ किसका? ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स। क्या यहां पर सर्विसेज इंक्लूडेड है? नहीं, विजिबल के अंदर नहीं। गुड्स दिखता है इसलिए विजिबल के अंदर है, तो इनविजिबल के अंदर क्या होगा? सर्विसेज। कॉमन सेंस बोलेगा, मतलब बाई परचेज एंड सेल, टेकिंग और गिविंग ऑफ सर्विसेज रिजल्टिंग इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कवर्ड हियर अंडर द इनविजिबल ट्रेड। सर यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार, बिल्कुल। जैसे आप लोग जब नेशनल इनकम पढ़ते थे, आप लोग एक वर्ड सीखे थे, कुमकुम ने अभी इस्तेमाल किया। कुमकुम बोल रही है क्लास में कि सर ट्रांसफर पेमेंट्स। जैसे ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता था, कुमकुम बहुत सही लाइन में सोची, ट्रांसफर पेमेंट्स विद इन द कंट्री होता था, जहां पे एक पर्सन प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा रहा, उसके बाद भी आप उसको पे कर रहे हो। किसी को गिफ्ट देना, बदले में आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो, है ना। गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रहा है, बदले में अब तो उससे कुछ नहीं ले रहा है। जैसे कंट्री के अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स होता है ना, वैसे कंट्री टू कंट्री होता है यूनिलैटरल पेमेंट। नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, तो भाई वो क्या हो गया? यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया। यूनिलैटरल मतलब जहां पे बदले में तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि फ्लो करेगा। तो जब ये तीनों को तुम जोड़ते हो ना, ये तीनों को तुम जब जोड़ते हो तो तुम्हारा आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब याद रखना, कोई भी बैलेंस आता है ना, वो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सॉरी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब कभी भी ना कोई भी बैलेंस आएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सर पॉजिटिव कब होगा? जब विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल, इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को मिला के ओवरऑल में पैसा आ रहा हो, इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस इन द करंट अकाउंट। ठीक है? और कभी भी मान लो कि कम आ रहा है पैसा, गया ज्यादा आया कम, इसको बोलते हैं डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, या दूसरा वर्ड है अनफेवरेबल बैलेंस इन द करंट अकाउंट। दूसरे भाषा में बात करें तो इसको अपन बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस इन द करंट अकाउंट। तो सर आप दो बातें कर दी हैं, बिल्कुल। फेवरेबल जब पॉजिटिव हो, अरे भैया अगर पॉजिटिव है तो फेवरेबल वर्ड, नेगेटिव है तो अनफेवरेबल।
अभी आने वाला है नीचे। बट करंट अकाउंट के अंदर ब्रॉडली इंक्लूडेड कितनी चीजें हैं? 3, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल। विजिबल मतलब क्या होता है जी, कि जब गुड्स का बात हो रहा हो, गुड्स का परचेज एंड सेल हो रहा हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एज वी कॉल इट। सर्विसेज का बात जब हो रहा हो तो इनविजिबल, और जब बदले में कुछ नहीं आ रहा हो, जैसे मान लो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं, है ना, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये सारी चीजें जो है यूनिलैटरल। अरे आप किसी को गिफ्ट देते हो तो थोड़ी सोचते हो बदले में कुछ देगा, दैट्स द आइडिया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड। सर बिल्कुल सही है। सर्विसेज, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस, टूरिज्म, ये सब सर्विसेज के अंदर आ गया। सॉफ्टवेयर सर्विस समझ गए होगे, अरे जैसे इंडियंस लोग सॉफ्टवेयर बना के देते हैं फॉरेन वर्ल्ड को, अमेरिका और ये सब अपना ऐप यहाँ बनवाता है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट कैन नॉट बी सीन, समझ आ गया? हाँ सर। इनविजिबल आइटम इंक्लूड, जैसे देख लो, ट्रैवलिंग का कोई खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, फैक्टर, ये सब सर्विसेज से है, हाँ? और फिर आपका फैक्टर सर्विसेज, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब इनविजिबल आइटम, ये सब इनविजिबल आइटम है। अरे आप सोचो ना, आप सोचो, अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट किए हो, किसी कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हो, बदले में आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो भाई आप कोई प्रोडक्ट थोड़ी खरीदे हो, नहीं ना, तो इसको एज अ सर्विस ट्रीट किया। सर ये नॉन फैक्टर और फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टर का मतलब होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप ओन करते हो, इस वजह से आपको मिला। जैसे प्रॉफिट, आपका कोई कंपनी होगा बाहर में जिसका अच्छा करने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, फैक्टर ओनर है। डिविडेंड, आप शेयर्स के ओनर है, कंपनी का हिस्सा ओन करते हैं किसी की, इंटरेस्ट, अगेन आप किसी को असेट दे रखे हैं, कुछ फैक्टर का ओनरशिप है आपके हाथ में, तब जो इनकम आ रहा है और दिखता नहीं है, मतलब कोई, क्योंकि कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है ना, सर्विसेज इन्वॉल्व है, वो हो गया फैक्टर इनकम। जहां पे इनकम इन्वॉल्व है बट कोई वैसा नहीं है, फैक्टर ओनरशिप, वो हो गया। और आप कोई ट्रेवल कर रहा है तो भाई इसमें फैक्टर ओनरशिप का क्या बात है, वो सारी चीजें इधर आ गई। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, गिफ्ट्स, ये सब, इसको अनरिटर्न रिसिप्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग को बदले में कुछ नहीं देना पड़ता, रिसीव फॉर फ्री, ठीक है ना। ये रहा आपको जो मैं आपको बता रहा था। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट। सरप्लस का मतलब है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। हाँ, गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, समझ में आया कि नहीं आया? जब ये तीनों से जो पैसा आया वो ज्यादा आया, फिर से बोल रहा हूं, जब आपका विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल पेमेंट से जो पैसा आया वो ज्यादा आया, रिसीट ग्रेटर है पेमेंट से, तो आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, और अगर पेमेंट लेस है रिसीट से तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, जिसको अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। और बैलेंस है इसका मतलब दोनों इक्वल है, फुल स्टॉप। मसला बहुत सिंपल है, आप लोग इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। दोस्तों क्लियर है तो मैं आगे बात करूंगा, इफ यू ऑल अलाउ मी टू। फटाफट यार, फटाफट जी। बेहतरीन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट का। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का। जनाब जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का ना, तो इसमें एक चीज है जो आपका हेल्प करेगा, आपका एक चीज हेल्प करेगा, कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट। कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट, एक चीज याद रखना, जब हम लोग कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट का बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रिकरिंग नेचर है? नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर। और क्या इसमें असेट और लायबिलिटी इफेक्ट होगा? हाँ होगा। देखो ये रहा, ऑल सच ट्रांजैक्शन बिटवीन ये विच कॉजेज अ चेंज इन असेट एंड लायबिलिटी। याद रखना, करंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट के डेफिनेशन में अगर चेंजेस इन असेट और लायबिलिटी नहीं लिखे हो, प्लीज नंबर काटेगा एग्जामिनर बिना दया किए, तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम आता है, एक एक करके सब समझा देते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्लास 11 में भी आप लोगों को समझाया हुआ है, रिवाइज करवा देता हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जब बाहर से कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करता है
जब बाहर से कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, और जब बाहर से कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो आपकी कंट्री का वो क्या परचेस करता है, आपकी कंट्री में वो क्या परचेस करता है, आपकी कंट्री में बकायदा वो कोई असेट वो कोई जगह परचेस करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक जमीन परचेस करता है और वहां पे ऑपरेट करता है, बिजनेस करता है। वैसे इंडियन लोग बाहर में ओला ओला अपना बाहर में कोई ऑपरेशन सेट किया जगह वगह लेके, दैट इज एफडीआई। यहाँ पे इंटेंशन होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस, एफडीआई, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पैसिव नेचर का होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस नेचर का होता है, पैसिव नेचर का। सर ये नहीं समझ में आया, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पैसिव नेचर का कैसा, क्लोज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए वॉरेन बफे एक यूएस का इन्वेस्टर है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद लिया। तो भाई जब वो 5% शेयर खरीद लिया रिलायंस इंडस्ट्री का, उसका क्या ये इंटेंशन है क्या वो कि वो रिलायंस इंडस्ट्री का डे टू डे बिजनेस में माथा लगाए? नहीं, वो ये देख रहा है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो वो अगर रिलायंस इंडस्ट्री में अपना वेल्थ इन्वेस्ट करता है तो उसका वेल्थ ग्रो कर जाएगा, खत्म। यहाँ इंटेंशन डे टू डे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पर खाली पैसा कमाना है। ऐसे सोच लो ना कि कोई कोई आप लोग कोई ऐसा चीज में लगा रहे हो पैसा जो आपका डे टू डे एक्टिविटी है। मान लीजिए मेरे को पढ़ाना है, मैं और लैपटॉप है ना, मैं और चेयर्स एंड टेबल्स क्लासरूम के लिए और बेटर प्रोजेक्टर लेकर आता हूँ, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन बॉडी इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि मैं इंडिया का ही हूँ, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बट मान लीजिए मेरे को तो मेन काम पढ़ाने का करना है, मैं सोचा यार चलो महीना में या दिन का 2 पैसा मेरा बच जाता है, तो जो 2 पैसा सेव हो जाता है वो उस 2 पैसे को मैं लगा दिया शेयर मार्केट में। तो जब मैं उस 2 पैसे को शेयर मार्केट में लगाया, तो क्या मेरा इंटेंशन है क्या कि उस कंपनी को खरीद के चलाए? नहीं, मेरा पैसा ग्रो करे, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल बेसिस पर अगर हमारे यहाँ पे पैसा आया या गया, वो है ये। बोरोइंग्स का मतलब आप लोग समझ गए हो, एक्सटर्नल असिस्टेंस और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस को एकदम एंड में मैं बताऊंगा, अभी अभी नहीं, एंड में मतलब आज की क्लास में थोड़ा नीचे चलिए, पहले आइए एक एक करके सब समझते हैं। ये रहा, मीन्स परचेजिंग एन असेट एट द सेम टाइम acquiring कंट्रोल ऑफ इट। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मैनेजमेंट इन द बिजनेस। यहां पर जो बिजनेस में मैनेजमेंट है जी वो एक्टिव है। लेकिन जब मैं पोर्टफोलियो का बात कर रहा हूं, ये क्या है, पैसिव मैनेजमेंट। क्या है, पैसिव मैनेजमेंट। इट इज द एक्विजिशन बट इट डज नॉट गिव द परचेजर कंट्रोल ओवर असेट। भाई तुम 2% रिलायंस का शेयर खरीद लिए, वेरी गुड, बट तुम क्या ओनर बन गए? नहीं। तो जैसे बिल गेट्स जो इन्वेस्ट किया है ना इंडिया में, वो एफडीआई है, क्योंकि देखो डे टू डे बेसिस पर वो माइक्रोसॉफ्ट का काम देखता है। बट वॉरेन बफे जो इंडिया का शेयर्स पे इन्वेस्ट करता है, चाहे पेटीएम हो गया या कुछ भी हो गया, वो क्या हो गया, एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ आया जी? ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट है। पहला हम लोग पढ़े एफडीआई, दूसरा हम लोग क्या पढ़े, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो असिस्टेंस, सॉरी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे बोरोइंग्स और फिर एक्सटर्नल कमर्शियल असिस्टेंस। अरे सर आप ये क्या बात कर रहे हो, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है? नहीं, जब हम लोग बोरोइंग्स वर्ड यूज करते हैं ना, तो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेसमैन लोग। मान लीजिए हमारे यहाँ पे अंबानी है, वो लोगों ने फॉरेन से कोई बोरो किया, टाटा ने किसी को कुछ लोन दिया, दैट इज बोरोइंग्स। जब बिजनेस इज इन्वॉल्व है, मल्टीपल कंट्रीज के बिजनेसेस इन्वॉल्व है। लेकिन जब गवर्नमेंट के लेवल पर बोरोइंग होता है, जैसे 1991 आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओ, तो मतलब ये जो बोरोइंग और असिस्टेंस वर्ड है ना, ये रहा, नेट बोरोइंग्स और नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस वर्ड है, दोनों में लोन लेना या देने से रिलेटेड है। दोनों लोन लेने या लोन देने से रिलेटेड है। फर्क क्या है, एक छोटा सा, क्या कि नेट बोरोइंग्स होता है बिजनेसेस का, मतलब इसमें सिर्फ कमर्शियल एंटरप्राइजेस जो काम कर रही है उसका लेना देना लोन का इन्वॉल्व है, और ये क्या है, गवर्नमेंट लेवल पर इन्वॉल्व है। बस खत्म, फर्क इतना ही। दोस्तों क्या मैं आपको समझा पाया हूं क्या यहाँ तक? जरा कंफर्म करिएगा क्या, फटाफट एवरीवन, फटाफट जी एवरीबॉडी। बेहतर 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 बेहतर, वेरी गुड। अब दोस्तों एक बात को समझिए, एक बात को समझिए,
जैसे करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है, वैसे कैपिटल अकाउंट के अंदर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये जो एफडीआई में बताया, या ये जो एफपीआई में बताया, ठीक है, फिर क्या मैं बताया आपको, अब मैं बताया नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, मैंने आपको बताया नेट बोरोइंग्स। अब दो हो सकता है बात कि इनकी वजह से जो इनफ्लो है वो ग्रेटर हो आउटफ्लो से, या आउटफ्लो है वो ग्रेटर हो इनफ्लो से। भैया इनफ्लो अगर ग्रेटर है आउटफ्लो से तो आप इसको बोलते हो कैपिटल अकाउंट सरप्लस, और अगर आउटफ्लो ग्रेटर है तो आप इसको क्या बोलते हो जी, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। ये चारों को सर, ये लेकिन चार है, आपने तो पांच बताया था। मैं बोला देखो, अब करंट अकाउंट का भी सरप्लस निकल गया, कैपिटल अकाउंट का भी निकल गया। करंट अकाउंट के अंदर क्या चीजें थी, तीन, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अच्छा, स्टूडेंट लोग ना एक और बात कंफ्यूज हो जाता है कि सर लोन और यूनिलैटरल ट्रांसफर में फर्क नहीं समझ में आया। भाई यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब तुम किसी का मदद कर रहा है विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो तेरा पैसा लौटाए। अगर आप बदले में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना, मान लीजिए कुमकुम यूएसए में जाके किसी को लोन देती है या पैसा देती है, और कुमकुम बदले में रिपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, तो वो चीज करंट अकाउंट में आ जाएगा एज आउटफ्लो। लेकिन अगर रिपेमेंट एक्सपेक्ट कर रही है तो वो चीज किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ, वेदर और नॉट यूर एक्सपेक्टिंग रिपेमेंट। ओह सर, जो भी है, अब आप लोग समझना, आपका करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें हैं, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल। और इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट में चार चीजें हैं, एफडीआई, एफपीआई, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस और कमर्शियल बोरोइंग्स। ये चारों चीजों को आप जोड़ोगे तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस, या कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है, मैं बैलेंस लिख देता हूं, कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस करंट अकाउंट बैलेंस करेंगे आप, तो जो भी आएगा ना, जो भी आएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिसिट, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिसिट। अब आप लोग एक एग्जांपल लेना, मान लीजिए कि कैपिटल अकाउंट्स की वजह से हमारे कंट्री से 10,000 रुपया करोड़, 10,000 करोड़ रुपया गया। एक बार रुपया में बोल रहा हूं, बट डॉलर्स में एक्सप्रेस होता है, चिंता मत करना। और करंट अकाउंट की वजह से 15,000 हमारी कंट्री में आया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है, क्योंकि 15,000 आया और गया कितना, 10,000। तो ओवरऑल बेसिस पर मैं अगर आपको बताऊं तो आया कितना, 5,000 आया। लेकिन एक बात समझना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो, जीरो। बैलेंस तो तभी होगा ना, बैलेंस वर्ड क्या अच्छा डालने के लिए लगा है, बीओपी हमेशा जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पे तो सर 5,000 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 5,000 बच गया ना, कंट्री की गवर्नमेंट इसको यूज करेगी किसी फॉरेन कंट्री को लोन देने के। अच्छा, वहीं पर उल्टा समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारा जो करंट अकाउंट का सरप्लस आया था वो 10,000 आया था, और कैपिटल अकाउंट का जो डेफिसिट आया था वो 15,000 का आया था। मतलब ओवरऑल में हम लोगों ने 5,000 का ज्यादा आउटफ्लो किया है। तो भाई 5,000 का जो ज्यादा आउटफ्लो किया है वो कहीं से बोरो करके किया होगा, ऐसे मैं कैसे खर्चा कर दूंगा, मेरे पास कुछ पैसा आएगा तब ना मैं कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये पैसा कहां से आया होगा, मैंने 5,000 का कहीं से लोन लिया होगा, क्योंकि मेरे पास 5,000 कम पड़ रहा है, तो इसको जीरो करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जीरो करने के लिए मैं, मतलब कंट्री की गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री से 5,000 का, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, लोन लेगी। क्या लेगी, लोन लेगी। तो आप लोग एक चीज देखें कि हम लोग इंडिविजुअली करंट अकाउंट सरप्लस और करंट कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट किए, एंड में अगर पैसा बेसी बच गया तो हम लोग किसी कंट्री को लोन के रूप में दे दिए, और अगर हमारे पास पैसा की कम नहीं पड़ी तो हम लोगों ने किसी कंट्री से लोन में ले लिया। इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। मैंने कहा था मैं लास्ट में बताऊंगा, और ज्यादातर आपकी किताबों में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन नाम से ये फेमस नहीं है। ये फेमस मालूम है किस नाम से है, किस नाम से सर, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटिंग आइटम्स नाम से। अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग का मतलब है जुगाड़ करना, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि आप जुगाड़ बैठा रहे हो। क्लियर है, नहीं क्लियर है जी। और अकोमोडेटिंग आइटम्स हमेशा किस नेचर का होगा, कैपिटल का। क्यों, क्योंकि अकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से आप क्या करते हो, लोन लेते हो या लोन देते हो। तो भाई साहब लोन क्या है, कैपिटल आइटम है ना, तो इसीलिए अकोमोडेटिंग आइटम्स आर ऑलवेज कैपिटल इन नेचर। अच्छा, तो अब इधर पे दो बातें हो गई। अब मैं आपको दो चीजें इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, एक ऑटोनॉमस और एक अकोमोडेटिंग।
ये जो ट्रांजैक्शन था ये अकोमोडेटिंग था। इसको छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो ऑटोनॉमस होता है। ऑटोनॉमस मतलब ऑटोमेटिकली। आप सोचो ना, जब आपने गुड्स खरीदा बेचा तो आप क्या कुछ बैलेंस करने का कोशिश कर रहे थे? नहीं। जब सर्विसेज खरीदा बेचा कुछ बैलेंस करने का कोशिश कर रहे थे? यूनिलैटरल ट्रांसफर लिया या यूनिलैटरल ट्रांसफर दिया, कुछ बैलेंस करने का कोशिश कर रहे थे? नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया, कोई कुछ कर रहे थे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कुछ सोच रहे थे? नहीं। कमर्शियल बोरिंग सोच रहे थे? नहीं। एक्सटर्नल असिस्टेंस सोच रहे थे? कुछ नहीं। रुक जाओ। लेकिन जब बैलेंस किए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आया। अब जो करोगे वो क्या करोगे? जीरो करने के लिए करोगे। इसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग आइटम को छोड़ के जितने ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट के या कैपिटल अकाउंट के, वो सारे के सारे ऑटोनॉमस है। करंट में तो सारे के सारे ऑटोनॉमस है ही, और कैपिटल में जो ऊपर के चारों है ये ऑटोनॉमस है ट्रांजैक्शन, क्योंकि खुद से हो रहा है, कुछ बैलेंस करने का पर्पस नहीं है यहां। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल क्लियर है क्या? ये जरा बताइएगा आप हमें, जरा ये बताइएगा आप लोग हमें फटाफट जी। कोई भी डाउट है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, फटाफट बोलना। लेकिन क्लियर है क्या जी? सबका रिप्लाई आएगा तो आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो देखो, दो बातें हो गई। हमने क्या किया मैं समझा देता हूं। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में बांटा, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें थी, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट के अंदर चार चीजें थी मेनली, एफडीआई का काम, एफपीआई का काम, एक्सटर्नल कॉमर्स कमर्शियल बोरोइंग्स का काम, और फिर उसके बाद नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस का काम। ये चार चीज और ये तीन चीज मिलाकर हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। फिर इसको बैलेंस करने के लिए क्या तो लोन लेना पड़ता है या लोन देना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बट द एंड ऑफ द डे जो बैलेंस आएगा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो जीरो ही आना चाहिए, पड़ेगा जीरो। ये रहा, देख लीजिए। अब क्लियर है नहीं क्लियर है जी? ओके जी सर, क्लियर होना चाहिए अब तो यार, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके फैंटास्टिक सर। आ गया ना सरप्लस बीओपी डेफिसिट बीओपी। सरप्लस बीओपी कब होता है? सरप्लस बीओपी क्या होता है? जब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से जो रिसीट्स है वो पेमेंट से ज्यादा हो। ऑटोनोमस मतलब समझ गए ना, वो सारे ट्रांजैक्शन खाली अकोमोडेटिंग को छोड़ के जो एंड में करते हैं एडजस्ट करने के लिए। और अगर ये लेस है तो यानी कि डेफिसिट हो गया। बस फिर क्या है? फिर देखो क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप लोग देखो क्या हो रहा था। यहां पर आप लोग देखो क्या हो रहा था, पेमेंट 2100 का हुआ बट आया 2000। तो हम लोग को क्या करना पड़ा? 100 रुपया लोन लेना पड़ा जो 2100 करने के लिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ओ, ये रहा। अगर सरप्लस था तो हम लोगों ने इसको क्या किया? लोन देने के लिए इस्तेमाल किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये रहा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन। ट्रांजैक्शन डन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री जैसे आरबीआई टू बैलेंस द बीओपी इज नोन एज ये, जिससे बीओपी का बैलेंस को किस पर लाया जा सके? जीरो पे लाया जा सके। अब मान लो डेफिसिट है, क्या है? डेफिसिट है। कंट्री में क्या है? डेफिसिट है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? अगर डेफिसिट है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? भैया डेफिसिट है ना, तो क्या करेगा? अपना जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, डेफिसिट मतलब क्या गया? पैसा अब आपके पास जो है ओवरऑल जो बेसिस पे पैसा है आपके पास, वो वो गया ज्यादा है कंपेयर टू आया, कम आया है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो? आप बोरोइंग करोगे, ये वाला पॉइंट को काट दो। आप क्या करोगे? बोरोइंग करोगे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, या आप अपना असेट बेचोगे। और दोनों किस नेचर का ट्रांजैक्शन है? कैपिटल नेचर का, जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही सचेत कर दिया था कि भाई साहब कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा। सर फैंटास्टिक बात बताया आप। जी बिल्कुल। ये रहा। एक बात याद रखना, इसीलिए ऑटोनॉमस को अबव द लाइन और अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस में सब कुछ आराम से होता है, अकोमोडेटिंग में तो लाइन बना के
हिसाब करते हैं और फिर उतना एक्स्ट्रा लेते हैं या देते हैं, इसीलिए इसको बिलो द लाइन आइटम बोला है। जैसे करते नहीं हो लेजर में, बाई बैलेंस कैरी डाउन, पहले हिसाब कर लो लाइन बना के, यस और नो, ये चीज यहां पर लिखा हुआ। रिपीटेड नेचर ऑफ बात है ये रहा। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग के बीच का फर्क। अब बीओपी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी, तेल लेने गया कि कंट्री में सरप्लस है या डेफिसिट है, आप एकदम बिंदास अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कर रहे हो, दैट इज ऑटोनोमस, इट इज अबव द लाइन आइटम, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। बट अकोमोडेटिंग में आप सोचते हो कि भैया सरप्लस है, अकोमोडेटिंग में आप पहले सोचोगे कि बीओपी का ओवरऑल में सरप्लस है या डेफिसिट है। सरप्लस है तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो लोन दे किसी कंट्री को, और अगर डेफिसिट है तो लोन ले किसी कंट्री से या असेट बेचे किसी कंट्री को, इसीलिए इसको बिलो द लाइन बोलते हैं अकोमोडेटिंग को। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एंड इट इज ऑलवेज ऑफ कैपिटल नेचर। Official reserve transactions are always of capital nature because they involve a fluctuation in the assets or liabilities. ये रहा और बेहतर डिफरेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना, इट इज डन टू बैलेंस द सरप्लस और डेफिसिट। अकोमोडेटिंग कॉल्ड अबव द लाइंस, कॉल्ड बिलो द लाइंस। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, मैंने बोला था करेंट अकाउंट के अंदर सब चीज ऑटोनोमस है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट का एफडीआई, एफपीआई, हाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये सारे के सारे जो है आपके वो ऑटोनोमस के अंदर है। अकोमोडेटिंग हमेशा किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का। मैंने अब कितनी बार बता दिया आप लोगों को, ऑलवेज ऑफ कैपिटल नेचर। माय डियर फ्रेंड्स, समझने के साथ साथ क्लास में याद भी होने मांगता, जो नहीं समझेगा उसको याद भी नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर है क्या? फटाफट यार बताना पड़ेगा यार सबको। हेलो जी, फटाफट जी, फटाफट एवरीवन, रिस्पॉन्स चाहिए जी, बैठने का कोई खेल ही नहीं है। फैंटास्टिक, बढ़िया 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 बढ़िया। सर अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ गए ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन। याद है आपको, हम लोगों ने जो विजिबल ट्रेड का बात किया था उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब विजिबल आइटम्स का खरीदना और बेचना को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अगर ओवरऑल में पैसा आया तो फेवरेबल या सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, या ओवरऑल में हम लोग देखें कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया है ओवरऑल में, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ। अच्छा, ये मसला है जी, बिल्कुल सर, ये तो यानी कि याद रखना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहले मैं बोल रहा था बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, अब जो वर्ड है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये रहा दोनों के बीच का फर्क, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच का। समझ तो आ ही गया होगा, बट नहीं आया है तो फिर आई विल हेल्प यू आउट राइट नाउ जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का आप डिफरेंस निकालते हो, गुड्स ओनली, इसके अंदर गुड्स, सर्विस, कैपिटल ट्रांसफर सब कुछ होता है बैलेंस में। ये बहुत ही नैरो है, ये बहुत ही ब्रॉड है, इसमें सरप्लस और डेफिसिट दोनों हो सकता है, और बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होगा। क्यों बैलेंस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अरे भैया होता नहीं है, बट जबरदस्ती का अकाउंटिंग सेंस में किया जाता है एडजस्टमेंट को थ्रू अकोमोडेटिंग आइटम, दैट इज बिलो द लाइन आइटम्स। अच्छा सर, ये बात है जी, बिल्कुल। आइए हम लोग कुछ केसेस, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के डिस्कस करते हैं हमारा, ठीक है ना, सो दैट वी आर एबल टू यू नो एंडोर्स की वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। चलो सर बताओ आप हमें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीओपी अकाउंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। नहीं देखो, नहीं नहीं, गलत है, गलत है भाई, प्रॉफिट आया ये तो रिकरिंग नेचर का है, अरे डिविडेंड आया रिकरिंग नेचर का है, तो ये किस में आएगा, करंट में आएगा। इसमें असेट और लायबिलिटी फर्क पड़ा क्या, भाई पैसा आया बट असेट और लायबिलिटी लॉन्ग टर्म का फर्क पड़ा क्या, नहीं, तो इट्स फॉल्स। इंपोर्ट ऑफ मशीन इज रिकॉर्डेड, इंपोर्ट ऑफ मशीन्स इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। अब स्टूडेंट लोग बोलता है सर ये तो कैपिटल होगा, भाई तुम यहाँ पे अकाउंट्स नहीं कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ मशीन मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स है ना,
मशीन तो एक गुड है, कंट्री का कोई एसेट को थोड़ी ना फर्क पड़ा, ये तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओ स्टूडेंट लोग क्या करता है मालूम, अकाउंट सोचने लगता है अकाउंट्स में मशीन्स तो है, वो तो कैपिटल नेचर का है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, वो गलती मत करना। कंट्री का असेट नहीं बढ़ रहा है, एक कंपनी का बढ़ रहा है, वो तो कंपनी कंपनी का ट्रांजेक्शन है, करंट नेचर का है वो। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल और करेंट अकाउंट। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय माइक्रोसॉफ्ट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किधर आता था, कैपिटल अकाउंट में, तो ये कैपिटल नेचर का है। इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर स्पोर्ट्स पार्ट, भाई इंपोर्ट आ गया, इंपोर्ट वर्ड देखते ही मेरे को क्या पता है, ये करंट अकाउंट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड देखते ही। बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, भैया लोन है, लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, असेट और लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, कैपिटल नेचर का है। असेट और लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, क्या नेचर का है, कैपिटल नेचर का। रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन रिपे करने की वजह से लायबिलिटी कम हो रहा है, ये भी क्या है, कैपिटल नेचर का है। गिफ्ट रिलेटेड फ्रॉम रिलेटिव्स, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है, ये किस नेचर का है, करंट नेचर का है। शिपिंग सर्विसेज बाय एन इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी, कोई बात नहीं, करंट नेचर का सर्विसेज है, इनविजिबल ट्रेड है। माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर कन्विंस्ड और नॉट, जरा फटाफट बताइएगा क्या आप लोग ने, फटाफट बताइएगा क्या, कम ऑन जी। क्या आप लोग भी यही सोच रहे थे क्या, या कुछ और कहीं पे एरर हुआ है आप लोगों के सोचने में? नहीं सर, सेम चीज सोच रहा था। फंटास्टिक, अगर सेम चीज सोच रहा था तो चलो जी आगे बढ़ो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा मोटा केस है, ये सब आना चाहिए आप लोगों को। अब जैसे टेस्ट ऑफ नॉलेज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे एक ईयर में टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है, गुड्स का जो इंपोर्ट है वो कितने का है, 50,000 करोड़ रुपया का है, और एक्सपोर्ट जो है वो 65,000 करोड़ रुपया का है। फाइंड बीओटी, बताओ ये कोई क्वेश्चन हुआ भाई, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट पहले क्यों, पैसा जिससे आता है वो हमेशा पहले लिखते हैं, जिससे जाता है वो हमेशा बाद में लिखते हैं। तो 65 ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये फेवरेबल बैलेंस है, आई मीन सरप्लस है। याद रखना, ट्रेड का मतलब सिर्फ विजिबल गुड्स, विजिबल्स का बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ गुड्स का बात चल रहा है। मैं बार बार अपने एंड से लिखवा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग जो है वो गलती नहीं कीजिएगा सर, बिल्कुल सर। इफ एक्सपोर्ट दोस्तों आर 10,000 करोड़ रुपया का एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज 3,000 करोड़ का। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल दिया अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब क्वेश्चन बोल दिया कि ये क्या है, -3,000 आएगा। और क्या है, एक्सपोर्ट कितना है आपका, 10,000 है, तो 10,000 इधर हो गया, माइनस इंपोर्ट आपको नहीं मालूम, तो इंपोर्ट उधर भेज दो, और -3,000 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपका 13,000 आ जाएगा। ये सब में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, अनफेवरेबल है मतलब डेफिसिट है, नेगेटिव में आएगा। अच्छा, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है, अरे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की वजह से तो अकाउंटिंग सेंस में हम लोग इक्विलिब्रियम ले आते हैं, बट इकोनॉमिक सेंस में तो नहीं होता है ना चीफ, क्योंकि इकोनॉमिक सेंस में तो अकोमोडेटिंग जबरदस्ती किया गया, आया नहीं था, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सरप्लस या डेफिसिट। अच्छा, अब हम लोग पहले पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ एडवर्स इक्विलिब्रियम, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑफ फेवरेबल इक्विलिब्रियम। एडवर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बात कर रहा है, डेफिसिट का बात कर रहा है। बीओपी में नेगेटिव बैलेंस क्यों आया, बीओपी में नेगेटिव बैलेंस क्यों आया उसका बातचीत चल रहा है, बीओपी में नेगेटिव बैलेंस क्यों आया उसका बातचीत चल रहा है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ फैक्टर्स है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, एक एक करके करते हैं। याद रखना, अभी मैं सिर्फ एडवर्स का बात कर रहा हूं, तो आप लोग जो है इधर उधर मत जाए, एडवर्स का ही सोचिएगा। पहले इकोनॉमिक फैक्टर, पहला इकोनॉमिक फैक्टर, हो सकता है कि कंट्री की गवर्नमेंट ने जो है, हो सकता है कंट्री की गवर्नमेंट ने जो है अब कंट्री में डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लिया हो, तो गवर्नमेंट बाहर से लोगों को बुला बुला के जोरदार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही हो, तो ओवरऑल में तो पैसा जाएगा, ये हो सकता है। इंपोर्ट्स ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स, इंक्रीज इंपोर्ट, है ना, कंट्री बोल रहा है कि यार हम लोग को 1 किलोमीटर का ये कंस्ट्रक्ट करना है मेट्रो, 1 करोड़ तक में 200 करोड़ रुपया लग जाता है लगभग मेट्रो का, ये समझ लो आप लोग, तो है ना इन्वेस्टमेंट, जी सर बिल्कुल है। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री, क्योंकि इन्फ्लेशन जब हाई होता है तो आप लोग को जो खरीदना है वो महंगा पड़ता है,
और बेचना, बेच कम पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका कंट्री का माल महंगा बिक रहा होता है, तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ओवरऑल में तो डिसइक्विलिब्रियम आएगा ना, हम लोग डिसइक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या था कि कंट्री का गवर्नमेंट या कंट्री के लोग खुद बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। दूसरा, हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। दो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, दो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, कितना? दो। यू फॉर एडवर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्सिटी। पहला, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड्स एंड ब्ला 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 फॉर डेवलपमेंट। एंड सिमिलरली हम लोगों ने दूसरा चीज क्या पढ़ा कि भाई हम लोग जो है इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट्स महंगा हो गया है और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया, बिकॉज चीजें महंगी हो गई है तो लोग हमसे कम खरीदना चाह रहे हैं। अब सोशल फैक्टर्स, कोई फॉरेन का गुड है जो आपको अच्छा लग गया, फॉरेन का कोई प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा लग गया, है ना, कोई फॉरेन का प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा लग गया, तो प्रॉब्लम समझो, आप उसका इंपोर्ट बढ़ा दोगे तो आपके लिए हो गया ना। चाइनीज गुड्स चीप है, उसका इंपोर्ट आप बढ़ा दोगे तो बीओपी क्या हो जाएगा? इट एडवर्स, एडवर्स। ओह सर, ये मसला है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और दूसरा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। आज जब कंट्री में पॉपुलेशन दबादब बढ़ रहा होता है तो कोई के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कंट्री के लिए कि उस ग्रोइंग पॉपुलेशन का नीड्स खाली कंट्री के अंदर से सेटिस्फाई हो जाए, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला था, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले 1960s में फूड ग्रेन्स इंडिया कहां से? यूएसए से इंपोर्ट करता था। याद कीजिए, मैंने बताया था इंडिया जो है इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स को यूएसए से, तो होता था डिसइक्विलिब्रियम। ओ, तो हम लोग कितना इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ लिए? दो। और सोशल फैक्टर कितना? दो। तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या पढ़े थे भैया डिसइक्विलिब्रियम के लिए? पहला, ह्यूज डेवलपमेंट गोइंग ऑन इन द कंट्री विच रिक्वायर्स ह्यूज इंपोर्ट्स। दूसरा, हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक हो गया। सोशल फैक्टर में दो था, एक पॉजिटिव चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब चीजें पसंद आने लगी है विदेशों की। और दूसरा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। अब भैया पॉपुलेशन ग्रोथ जब हाई हो रहा है तो नेचुरली इंपोर्ट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जिससे डिसइक्विलिब्रियम का जो सिचुएशन है वो हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि हाई पॉपुलेशन मतलब कंट्री खुद सफिशिएंट नहीं होगी मैक्सिमम टाइम टू सेटिस्फाई द एंटायर डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स पे। आज आप देख लो, रशिया, यूक्रेन, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, वॉर पे रशिया का मैं आपको बताऊं, मैं कहीं देख रहा था, हर 4 दिन में लगभग 20,000 करोड़ रुपया लग रहा है, जो रशिया वॉर कर रहा है यूक्रेन। हर 4 दिन में 5-6 हजार करोड़ रुपया लगने का मतलब समझ रहे हो आप? और यूक्रेन में भी इंस्टेबिलिटी आ गई। तो कभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ या डिस्टरबेंस हुआ तो बीओपी एडवर्स होगा ही। नेपाल, नेपाल में नेपाल और ये सब भूटान, ये सब जगह पे आए दिन, नेपाल में खास करके, नेपाल में लगभग 15 से 16 बार लास्ट 20 साल में प्राइम मिनिस्टर बदल गया, तो उस कंट्री का पॉलिसीज ही फिक्स्ड नहीं रहेगा, तो पॉलिटिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये रहा। आज आप देख लो, चाइना, चाइना भी तो लगभग इंडिया के जैसे ही आजाद हुआ था। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी आज है वो 1949 में आई थी, तब से लेकर वो पार्टी आज भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखे, और इसका रीजन क्या हुआ, इसका अंजाम क्या हुआ कि आज चाइना जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, इनफैक्ट यूएसए को भी पीछे कर देगी। ये होता है पॉलिटिकल, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना बेटर बीओपी, जितना खराब स्टेबिलिटी उतना एडवर्स बीओपी। तो हम लोगों ने जी 5 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। दूसरा, पहला, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से हाई इंपोर्ट्स का होना, इन्फ्लेशन का बढ़ते जाना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पॉजिटिव होना, हाई पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, और लास्टली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना। ये रिस्पॉन्सिबल है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की। माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? जरा फटाफट बताइएगा आप लोग सारे के सारे जी, क्रिस्टल क्लियर है क्या जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अरे भैया, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कंप्लेन कर रहे थे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कंप्लेन कर रहे थे, क्या? कि डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है
है ना। अब क्या है, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। पहला तो भैया इन्फ्लेशन को कम करो, इन्फ्लेशन को, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा तो तुम्हारे यहाँ का प्रोडक्ट भी बिकने लगेगा ना। इन्फ्लेशन है मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लग रहा है सबको, सस्ता लगने लगेगा। दूसरा एक काम करो, जबरदस्ती का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन डाल दो, बाहर से खरीद ही नहीं पाएगा। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन कैसे डाल सकता है, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन जिसको कोटा बोलते हैं, कितना क्वांटिटी से ज्यादा आप बाहर से मंगा ही नहीं सकते। या टैरिफ, इंपोर्ट पे भयानक टैक्स लगा दो और एक्सपोर्ट को प्रमोट करो कि जो कंट्रीज एक्सपोर्ट, जो बिजनेसेस कंपनियां एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होंगी उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, टैक्स से छुट, सब्सिडी मिलेगा, तो भाई ऑटोमेटिकली दे विल इंप्रूव। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट ना, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, इस चैप्टर के अंदर फॉरेन एक्सचेंज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आएगा। बट अभी के लिए समझ लो, दोनों का मतलब होता है कि अपना डोमेस्टिक करेंसी का इज्जत घटाना। अरे सर आप ये क्या बात कर रहे हो, इंडिया डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए अपनी ही करेंसी का इज्जत को क्यों गिराएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, सुनिए। मान लीजिए $1 है ₹50 एक बार के लिए। अब मतलब $1 आपको चाहिए तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 50। लेकिन अगर किसी यूएस के पर्सन को ₹1 खरीदना है तो उसको कितना डॉलर देना पड़ेगा, ₹1 खरीदना तो $1/50 देना पड़ेगा, $1/50 देना पड़ेगा। 1/50 कितना होता है, 0.02 होता है, आई बिलीव। जी सर 0.02 होता है। मतलब ₹1 खरीदने के लिए उसको कितना $0.02 देना पड़ रहा है, $0.02 देना। मान लो एक प्रोडक्ट है इंडिया में जो ₹10,000 का बिक रहा है, ठीक है। अब मान लो इंडियन गवर्नमेंट क्या बदमाशी करती है, इंडियन गवर्नमेंट $1 को ₹100 कर देती है। तो ₹1 कितना डॉलर हो गया, 0.01। मतलब अब उस पर्सन को अगर ₹1 खरीदना है तो फॉरेनर को कितना देना पड़ेगा, $0.01। वो बोलेगा क्या बात है यार, ₹10,000 का अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो डॉलर के टर्म्स में उसको कितना देना पड़ेगा, 10,000 इंटू 0.02, 10,000 इंटू 0.02, मतलब लगभग उसको पहले देना पड़ रहा था $200। जब इंडियन गवर्नमेंट करेंसी को डिवैल्यू कर दी, 10,000 का माल इंडिया में 10,000 में ही बिक रहा है, बट जैसे ही गवर्नमेंट ने डिवैल्यू कर दिया वो कितना में बिकने लग गया कंट्री में, मतलब फॉरेनर के लिए वो कितना का हो गया, $100 का। अब वो खरीदना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही तो मैं समझा रहा था कि डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, इट विल लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट्स बिकॉज करेंसी, हमारा करेंसी विल बिकम चीपर फॉर देम टू बाई। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बताइए जी, फटाफट बताइए। हाँ जी सर क्लियर। तो दोस्तों ये गेम प्लान चलता है, आइए देखते हैं। रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, प्रमोट एक्सपोर्ट बता दिया हूं मैं, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ये मैं आपको दिखा दिया। मैंने एग्जांपल थोड़ा सिंपल लिया था। अच्छा एक बात और है, जब $1 से 50 होता है तो डिवैल्यूएशन का मतलब $1 को 100 करना होता है। स्टूडेंट लोग बोलता है सर इससे रुपया का इज्जत तो बढ़ा, गलत, घटा। पहले $1 खरीदने के लिए ₹50 लगता था, अब ₹100 लगेगा, तो डॉलर का इज्जत बढ़ा ना, इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इससे फॉरेनर लोग के लिए रुपया चीप हो जाता है और वो लोग और इंपोर्ट करने लगता है, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जो है वो क्या करने की कोशिश करता है, बेसिकली ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जो इंपोर्ट्स है वो कम हो, एक्सपोर्ट हो वो बढ़े। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। बट मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा ये चैप्टर, एक्चुअली ये दो चैप्टर है, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज। बीओपी मैंने खत्म कर दिया है एज आई प्रोमिस्ड, फॉरेन एक्सचेंज भी मैं खत्म कर दूंगा अपकमिंग एक्स्ट्रा क्लास में। तो ये पूरा का पूरा दो चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया हूं अभी, बीओपी, समझ आया। अब कोई भी चैप्टर लंबा नहीं टिकेगा, एक क्लास दो क्लास, एक क्लास दो क्लास, वही है खेला। तो बीओपी में समझ में आया, बीओपी का मतलब क्या था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अगर पैसा आ रहा है ओवरऑल तो सरप्लस, जा रहा है तो डेफिसिट। दो कंपोनेंट्स होता है करंट और कैपिटल। करंट होता है रिकरिंग नेचर का और असेट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। कैपिटल नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और असेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट करता है। करंट के अंदर आता है तीन चीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रांसफर। और इसके अंदर आता है कैपिटल के अंदर पांच चीजें, एफडीआई, एफपीआई, नेट फॉरेन नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, नेट कमर्शियल बोरोइंग्स और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जिसको अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन भी। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट डे मुलाकात करें।